ozone depletion in the stratosphere. You have earlier studied in the chemistry textbook of class 11th about bad ozone formed in the lower atmosphere, that is troposphere, that harms plants and animals. ठीक है, तो क्या है, देखिए अपर एटमॉस्फेयर 90% ऑफ ओजोन इज इन दिस स्ट्रेटोस्फेयर. ठीक है, ये है गुड ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर. ठीक है, लोअर एटमॉस्फेयर में क्या है, 10% ऑफ ओजोन इन द ट्रोपोस्फेयर. ग्राउंड लेवल ओजोन इज अ GHG एंड अ मेजर कंपोनेंट ऑफ स्मॉग. ठीक है, तो जो है एक होता है गुड ओजोन, दूसरा होता है बैड ओजोन. इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं. There is good ozone also. This ozone is found in the upper part of the atmosphere called the stratosphere, and it acts as a shield absorbing the ultraviolet radiation from the sun. ठीक है, ultraviolet radiation. ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग पढ़े विबग्योर. वायलेट का कितना होता है वेवलेंथ? 400 नैनोमीटर. रेड का कितना होता है? ज़्यादा होता है, 700 नैनोमीटर. ठीक है, तो अल्ट्रा वायलेट का मतलब क्या है? अल्ट्रा वायलेट हो गया, विबग्योर है ना. तो अब वायलेट जो है 400 नैनोमीटर है, उससे कम वेवलेंथ का लाइट. ठीक है, और रेड मतलब कि 700 नैनोमीटर है, उससे ऊपर जो है उसको बोलेंगे इंफ्रारेड रेज. क्लियर है क्या? अब अल्ट्रा वायलेट क्यों बोलते हैं? वायलेट, अल्ट्रा का मतलब क्या आता है? ऊपर. वायलेट मतलब कि वायलेट से ऊपर होना चाहिए ना. तो वायलेट तो है 400 नैनोमीटर, लेकिन अल्ट्रा वायलेट का मतलब होता है 400 नैनोमीटर से कम. तो क्यों भैया 400 नैनोमीटर से ऊपर होना चाहिए था ना अल्ट्रा वायलेट? नहीं, ये एनर्जी के टर्म्स में बोलते हैं. तो एनर्जी होता है hc/λ. तो जिसका लैम्डा कम होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा. तो वायलेट से जो कम है ना वेवलेंथ वाला, उसका एनर्जी ज़्यादा है, तो इसीलिए उसको अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं. क्लियर है क्या? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायलेट. ठीक है ना. तो अल्ट्रा वायलेट मतलब कि वायलेट जो है, जो हम लोग का विजिबल है ना, ये विजिबल बैंड है 400 से 700 नैनोमीटर वाला, उसमें हाईएस्ट एनर्जी है वायलेट का. और वायलेट से भी ज़्यादा एनर्जी वाला जो वेवलेंथ है, ठीक है ना, उसको बोलेंगे अल्ट्रा वायलेट लाइट रेज. ठीक है, तो ये क्या होता है, जो अल्ट्रा वायलेट लाइट रेज है ना, अगर ये पहुँचेगा अर्थ पे तो गड़बड़ कर देगा, हालत ख़राब कर देगा. ठीक है ना. ऐसे ही तो गर्मी में हालत ख़राब है. ठीक है ना, उसमें तो एकदम हालत ख़राब हो जाएगा. ठीक है ना. क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है. इनफैक्ट पता है कि सन जो है इतना एनर्जी एमिट करता है ना, एक दिन में या एक सेकंड में, ठीक है ना, एक दिन में मानिए, जितना जो है हम लोग अभी तक, है ना, अभी तक जितना हम लोग एनर्जी यूज किए हैं, है ना, आदिकाल से अर्थ पे, उतना जिससे ज़्यादा एनर्जी एक दिन में अर्थ सन एमिट करता है. समझ आ रहा है कितना एनर्जी है? सन के पास कितना एनर्जी है. ठीक है ना, बहुत एनर्जी है सन के पास. ठीक है ना, ऐसा है. तो सन के पास जो एनर्जी है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा है. और अल्ट्रा वायलेट एनर्जी जो है ना, बहुत अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बहुत ही हेवी रेडिएशन, यूवी रेज उसको बोलते हैं. तो वो यूवी रेज जो है वो आता है अर्थ पे. अगर वो आएगा अर्थ पे तो हालत ख़राब हो जाएगा. ठीक है ना, कैंसर वैंसर पूरा एकदम भर जाएगा. ठीक है ना, अभी तो हॉस्पिटल से भरा हुआ है कैंसर पेशेंट्स, तो बहुत, है ना. तो ये जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है बहुत ही ख़राब चीज़ होता है, लेकिन ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है कौन? ओजोन. ओजोन लेयर. कौन सा ओजोन लेयर? ऊपर के एटमॉस्फेयर वाला है ना, देखो इन द स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन है वो एब्जॉर्ब कर लेता है किसको? अल्ट्रा वायलेट रेज को, जो कि हम लोगों को मदद करता है. ठीक है, तो ये जो है देखिए यहाँ पे इसीलिए क्या लिखा है, इट एक्ट्स एज अ शील्ड एब्जॉर्बिंग, है ना, तो ये शील्ड की तरह जो है एक्ट करता है.
UV rays are highly injurious to living organisms since DNA and proteins of living organisms preferentially absorb UV rays and its high energy breaks the chemical bonds within these molecules. Chemical bond को break कर देता है, दिख रहा है क्या? UV rays DNA प्रोटीन सबको ब्रेक कर देगा। तो प्रोटीन मतलब क्या है? मसल्स वसल्स सबको ब्रेक कर देगा। और DNA मतलब क्या है भैया? हम लोग का क्रोमोसोम को भी नहीं छोड़ेगा। समझ में आया? क्लियर है क्या? ठीक है, दिख रहा है? UV causes long-term damage to the DNA of skin cells. It is this damage that can lead to skin cancer. Skin cancer हो सकता है। Yes. The thickness of the ozone in a column of air from the ground to the top of atmosphere is measured in terms of Dobson unit. ठीक है? तो all the ozone over a certain area is compressed down to 0 degree centigrade and 1 atmospheric pressure. It forms a slab 3 millimeter thick corresponding to 300 डॉप्सन यूनिट। ठीक है, तो जितना जो है ना अर्थ के सरफेस से ऊपर तक जितना भी ओजोन है सबको लेकर के क्या भी भैया कंप्रेस कीजिए, और ये जो थिकनेस आएगा ओजोन के कॉलम का उसको जो है हम लोग डॉप्सन यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल एवरेज ओजोन का कितना है? 3 मिलीमीटर। ठीक है, तो हर जो ग्लोबल एवरेज है वो क्या है? 3 मिलीमीटर है। लेकिन जहाँ पे ओजोन होल है वहाँ पर, जहाँ पे ओजोन की कमी है वहाँ पे कितना है? केवल 1 मिलीमीटर। ठीक है ना, दिख रहा है क्या? ओजोन गैस इज कंटिन्यूसली फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज। ठीक है ना, अब देखिए ये यूवी रेज है, क्या किया? ऑक्सीजन को तोड़ा, ऑक्सीजन को तोड़ के क्या हुआ? आधा है ना, तोड़ दिया। अब ये ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ मिल करके ओजोन बना देता है। क्लियर है क्या? ठीक है, it is continuously formed by the action of UV rays on molecular oxygen and also degraded into molecular oxygen in the stratosphere। ठीक है, और ये दिख रहा है हम लोगों को। ठीक है ना, ऑक्सीजन जो है टूटा और उसके बाद फिर क्या हो गया? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है जुड़ करके फिर ओजोन बना लिया। क्लियर है क्या? ठीक है, और ये डिस्ट्रॉय भी होता है, डिग्रेडेड भी, एंड ऑल्सो डिग्रेडेड इनटू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। डिग्रेड भी हो जाता है। पहले तो ये देखो ऑक्सीजन से बन रहा है ओजोन, और ये टूटता भी है। कैसे टूटता है? देखिए सोलर डिस्ट्रक्शन से। ओजोन है, ये ऑक्सीजन प्लस ओ से ओ में टूट गया, और फिर ये जो फ्री रेडिकल ऑक्सीजन है ये फिर ओजोन से टकराया, फिर से 2 ऑक्सीजन बना दिया। क्लियर है क्या? तो 2 O3 जो है 3 O2 को बना देता है। ठीक है ना? There should be a balance between production and degradation of ozone in the stratosphere। तो इसीलिए क्या होता है कि जो यूवी रेज आ रहा है वो ऑक्सीजन से ओजोन बना रहा है और ओजोन से भी ऑक्सीजन बना रहा है। क्लियर है क्या? ऑक्सीजन से ओजोन बनता है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है ओजोन का, और ओजोन पे अगर यूवी रे टकराया तो ओजोन को ऑक्सीजन बना देता है। क्लियर है क्या? तो इसीलिए उसमें बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन। ठीक है ना? Of late, the balance has been disrupted due to enhancement of ozone degradation by chlorofluorocarbons। अब यहाँ पे एंट्री होता है एक विलेन का, एक विलेन का यहाँ पे अब एंट्री हो रहा है। ठीक है ना? कौन सा विलेन है वो भैया? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्या है भैया CFC? तो CFC में क्या होता है कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, तो कार्बन है मतलब हाइड्रोकार्बन है भैया। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए क्या है? क्लोरोमीथेन यहाँ पे लिया हुआ है। अब क्लोरोमीथेन जो है जब यूवी रेडिएशन हुआ तो क्या हुआ? CH3 फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल टूट गया। क्लियर है क्या? अब क्या किया? ये जो क्लोरीन है ये ओजोन के साथ चल गया, ClO बना लिया और ऑक्सीजन को लिबरेट किया। ठीक है ना? अब ये ClO फिर से मिला ओजोन के साथ और क्या किया? क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लिबरेट किया। क्लियर है क्या? अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम है, देखो ये जो है ना, ये ओजोन जो था ये किससे बना, किससे टूटा? क्लोरीन का फ्री रेडिकल से टूटा और क्या बन गया? ऑक्सीजन बन गया। ठीक है ना? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये विलेन अभी भी मौजूद है। अब फिर ये फिर से मिलेगा किसी ओजोन को, उसका काम तमाम, फिर से मिलेगा उसका काम तमाम। और जो है
क्या होता है मूवी सब में, क्या होता है विलेन जो है मार दिया, उसके बाद फिर लास्ट में विलेन भी टाटा बाय बाय, ठीक है कि नहीं, और उसके बाद फिर आता है कि एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, ठीक है ना, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इसमें क्या, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ा गया, क्या हो गया इसमें कि विलेन जो है ना मार दिया, ठीक है ना, और विलेन का एनर्जी उतने है, समझ में आया, अब वो दूसरा को जा रहा है, समझ में आया ना। तो एक बार ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गया एटमॉस्फेयर में, वो वहीं पे निरंतर रहेगा और वहाँ पे सबको मारे जा रहा है, क्लियर है क्या, और उसका एनर्जी घट भी नहीं रहा है, उसका एनर्जी घट भी नहीं रहा है, ऐसा ही केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। अब मूवी से थोड़ा सा इधर आ जाइए केमिकल रिएक्शन वैसा ही हो गया, ठीक है ना। देखिए ये जो क्लोरीन रेडिकल है तोड़ दिया इसको, ऑक्सीजन कर दिया, लेकिन ये क्लोरीन को कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो वैसे का वैसे है कि नहीं। वो रेडी है कि भैया आओ और आ जाओ ऑक्सीजन, ओजोन और आ जाओ, और ओजोन आ जाओ। ऊपर से क्या है कि ये जो है ना, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, ऑक्सीजन के साथ नहीं रिएक्ट करता, ये केवल ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। केवल जो मतलब कि ऑफकोर्स ऑक्सीजन भी अच्छा ही आदमी है, लेकिन ओजोन जो है, ठीक है ना, केवल उसी को पकड़ करके पूरा एकदम ये कर रहा है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गया एटमॉस्फेयर में, वो जो है वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट करते रहेगा, कब तक, अनंत काल तक करते रहेगा, ठीक है। तो यूवी रेडिएशन इंटरेक्ट्स विद CFC मॉलिक्यूल स्ट्रिपिंग ऑफ अ क्लोरीन एटम, ठीक है ना। फिर क्या हो गया, क्लोरीन एटम स्ट्राइक्स ओजोन मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इन ऑक्सीजन एंड क्लोरीन मोनोऑक्साइड, और फिर क्लोरीन मोनोऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, फिर से क्या करेगा, ऑक्सीजन को लिबरेट करेगा ओजोन से, ठीक है ना। और ओजोन जो है क्या हो गया भैया, टूट गया, ओजोन टूट गया ऑक्सीजन में, और ओजोन क्या देख रहा है अपनी आंखों के सामने, दूसरे ओजोन सबको भी टूटते हुए, लेकिन बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा है, क्लियर है क्या, ठीक है। ये भी सेम चीज़ वही रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरीन देखिए निकला, क्लोरीन गया ओजोन के पास, ठीक है ना, बोला कि आ जाओ भैया गला मिल लो, है ना, ऑक्सीजन को लिबरेट किया, ऑक्सीजन है ना CLO बन गया। अब फिर से ये आ करके फिर से क्या किया, फिर से ऑक्सीजन को फिर से लिबरेट किया, और फिर से जो है फिर से रेडी है दूसरे को अटैक करने के लिए। तो CFC, अच्छा CFC अब होता कहाँ पे है, CFC क्या यूज़ है, ठीक है ना, हम लोग बोल रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका यूज़ कहाँ पे है, इसका यूज़ है जहाँ पे भी रेफ्रिजरेंट होता है वहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ होता है, ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर, AC, जहाँ पे भी टेम्परेचर कम करना है वहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है मौजूद। CFC's discharge in the lower part of atmosphere move upward and reach the stratosphere, ठीक है ना। तो धीरे 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 ये सब क्या होता है, देखिए CFC ये धीरे धीरे भैया कहाँ जा रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर, और वहाँ पे जो गुड ओजोन है उसको पकड़ करके डिस्चार्ज डिग्रेड करेगा। इन स्ट्रेटोस्फेयर द UV रेज एक्ट ऑन देम रिलीजिंग क्लोरीन एटम। तो CFC जो जा रहा है ऊपर, अब ऊपर में तो UV रेज है स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है ना, वहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल रिलीज किया। क्लोरीन डिग्रेड्स ओजोन रिलीजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विद दीज एटम्स एक्टिंग मेनली एज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि कैटलिस्ट का आप लोग सुने होंगे डेफिनेशन, कैटलिस्ट इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विदाउट ऑल्टरिंग इटसेल्फ, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन को, ओजोन को तोड़ दिया लेकिन खुद इफेक्ट नहीं होता है। क्लोरीन पहले भी था, क्लोरीन बाद में भी मौजूद है, ठीक है। Chlorine atoms are not consumed in the reaction. Hence, whatever CFCs are added to the stratosphere, they have permanent and continuing effects on the ozone level. Permanent effect है, continuous effect, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है ये जो है भैया ओजोन होल है, दिख रहा है ना काला काला, ठीक है ना। This is resulted in the formation of a large area of thinned ozone layer, commonly called as the ozone hole. Figure 16.8. Ozone hole is the area above Antarctica shown in purple color, where the ozone layer is the thinnest. Ozone thickness is given in Dobson units. See carefully the scale shown in color violet to red. The ozone hole over Antarctica develops each year between late August and early October. ठीक है, let's see Mesa.
ठीक है ना, तो क्या हो गया है, ओजोन होल हो गया है। यूवी रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन यूवीबी आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय अर्थ्स एटमॉस्फेयर गिवन दैट द ओजोन लेयर इज इंटैक्ट। ठीक है, they are mostly absorbed by the completely absorbed by the Earth's atmosphere। तो ओजोन लेयर है, अगर ओजोन लेयर इंटैक्ट है तो फिर क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेट बी रेज जो है ना, यूवी बी रेज, वो जो है एटमॉस्फेयर, अर्थ का एटमॉस्फेयर काफ़ी है उससे डील करने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है ना, अच्छा। और ये यूवी बी रे करता क्या है, इट हैज़ लार्जेस्ट इफेक्ट ऑन द टॉप लेयर ऑफ स्किन विच कॉजेज रेडनेस, बर्निंग और स्किन कैंसर। स्किन कैंसर कॉज करता है। लेकिन बट यूवी बी डैमेजेस डीएनए एंड म्यूटेशन में ऑकर। और यूवी बी जो है क्या करता है, डीएनए को डैमेज करता है, म्यूटेशन करवाता है, बेसिकली कैंसर प्रोड्यूसिंग रेज है ये। इट कॉजेज एजिंग ऑफ स्किन, डैमेज टू द स्किन सेल्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ स्किन कैंसर्स। इन ह्यूमन आई कॉर्निया एब्जॉर्ब्स यूवीबी रेडिएशन। ठीक है, तो स्किन करेगा, स्किन जो है कैंसर, स्किन जो है यूवीबी रेज को एब्जॉर्ब करके स्किन कैंसर प्रोड्यूस हो जाएगा। कॉर्निया आई का, ठीक है ना, वो भी जो है यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। और हाई डोज ऑफ यूवी कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया कॉल्ड स्नो ब्लाइंडनेस, कैटरैक्ट एटसेट्रा। ठीक है, तो ये भी जो है आई के लिए भी, आई जो है, आई का कॉर्निया भी रिसेप्टिव है यूवी बी रेज के लिए, और आई के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। सच एक्सपोजर में परमानेंटली डैमेज द कॉर्निया, परमानेंटली क्या कर सकता है भैया, डैमेज कर सकता है। Recognizing the deleterious effects of ozone depletion, an international treaty known as the Montreal Protocol was signed at the Montreal, Canada in 1987, effective in 1989, to control the emission of ozone depleting substances। ठीक है, तो ये देखिए सितंबर 1987 में ये साइन हुआ था, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। Subsequently, many more efforts have been made and protocols have laid down definite roadmaps separately for developed and developing countries for reducing the emission of CFCs and other ozone depleting chemicals। ठीक है, तो इसी कारण जो है ये ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स जो है हम लोग कम कर सकें। ठीक है, चलिए फिर ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।